आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में अभी भी ये रिवायत कहीं ना कहीं पाई जाती है कि बच्चों को कहानियां सुनाई जाती हैं? कम हो चुके हैं। आपको क्या लगता है उसकी रीजन क्या है? अच्छा, उसकी रीजन मोबाइल फोन है, सोशल मीडिया है, कि हमारे यहाँ ये रिवाज खत्म होता जाता है। आज की इस एक्टिविटी का जो बेसिक पर्पस है वो यही है। हम कोशिश करेंगे, मैं अहमद साहब से भी डिस्कस कर रहा था कि एक तो हमने इसी इदारे के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट शुरू किया जहां हम अदबी फोरम के नाम से कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। उसी से हम थोड़ा सा इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हम, क्योंकि यहाँ हमारे पास ऑडियंस होती है, तो हम ऑडियंस को 15 से 20 मिनट में कोई एक अफसाना सुनाया करेंगे। कोई भी एक ऐसा अफसाना जो उनकी रस्मों रिवायात से मुतल्लिक हो, उनकी ज़ुबान से मुतल्लिक हो, ऐसा अफसाना जो उनको कुछ वो चीज़ें सोचने की तरफ लेके जाए जो उनकी आइडेंटिटी से, उनके रिलीजन से, उनकी हिस्ट्री से लिंक करती हैं। तो ये एक बेसिक से इसका मोटिव है। आज जो अफसाना मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ, सादत हसन मंटो साहब का अफसाना है तौबा टेक सिंह। कितने लोगों ने ये अफसाना पहले पढ़ा हुआ है? चलें, गुड। अगर आप लोगों ने ये पहले पढ़ा हुआ है तो मुझे भी थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि जब मैं सुना रहा हूँ तो किस हद तक आप लोग चीज़ों को पिक करें। अच्छा, आखिरी बात कि मैंने सादत हसन मंटो साहब को ही क्यों चुना, बहुत सारे राइटर्स हैं जो अफसाने लिखते आए हैं तारीख में। मेरे ख्याल में उर्दू अफसाने की तरवीज में, की इशात में एक बड़ा नाम सादत हसन मंटो साहब का है। जिस दौर में ये खुद अफसाने लिखते थे या हयात थे, तब इनका फेम एक डिफरेंट टाइप का था, लेकिन आज इनको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में और पूरी दुनिया में एक डिफरेंट फिगर के तौर पर लिखा जाता है, देखा जाता है, पढ़ा जाता है और सुना जाता है। तो बिला तमहीद हम बढ़ते हैं अफसाने की तरफ, और मैं अफसाने की करता रहूँगा रीडिंग और आप लोग इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तौबा टेक सिंह। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पागल पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल, बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुई और बिलाखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके लवाहिकीन हिंदुस्तान ही में थे वहीं रहने दिए गए, जो बाकी थे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही पैदा ना हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चेमगोइयां होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था, उससे जब उसके दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े गौर फिक्र के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहां की बोली नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तानों की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी अकड़ अकड़ फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। बाज पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। उनमें अक्सरियत ऐसे कातलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था कि फांसी के फंदे से बच जाएं। ये कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाकयात से वो भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे। उनकी गुफ्तगू से भी वो कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जना है जिसको कायद आज़म कहते हैं, उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, इसका महल वकू क्या है, इसके मुतालिक वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागल खाने में वो सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह माउफ नहीं हुआ था, इस मखमसे में गिरफ्तार थे कि वो पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में। अगर वो पाकिस्तान में हैं तो ये कैसे हो सकता है कि कुछ अरसा पहले
यहीं रहते हुए हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि ज्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दिन दरख्त पे चढ़ गया और टहने पे बैठकर 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने उससे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं ना पाकिस्तान में, मैं इसी दरख्त पर रहूंगा। बड़ी मुश्किलों के बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो वह नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिल मिलकर रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आया था कि वो उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक MSc पास रेडियो मैन जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक खास रविश पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था, ये तब्दीली नमूदार हुई कि उसने तमाम कपड़े उतार कर दफादार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। चिन्योट के एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का सरगर्म कारकुन रह चुका था और दिन में 15-16 मरतबा नहाया करता था, यकलख्त आदत छोड़ दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनांचे उसने एक दिन अपने जंगले में ऐलान कर दिया, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना है। उसकी देखा देखी एक सिंह पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि उस जंगले में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलग-अलग बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसी शहर की एक हिंदू लड़की से इसे मोहब्बत हुई थी। गो उसने उस वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वो उसको नहीं भूला था। चुनाचा वो उन तमाम हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वो पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को कई पागलों ने समझाया कि वो दिल बुरा ना करे, उसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उस हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। मगर वो लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए कि उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में 2 एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आजाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनको बहुत सदमा हुआ। वो छुप छुप कर घंटों आपस में इस अहम मसले पर गुफ्तगू करते रहते कि पागल खाने में अब उनकी हैसियत किस किस्म की होगी। यूरोपियन वार्ड में रहेगा या उड़ा दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं, क्या उन्हें डबल रोटी के बजाय ब्लडी इंडियन चपाती तो जहर मार नहीं खाना पड़ेगी। एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी जुबान से ये अजीबो गरीब अल्फाज सुनने में आते थे, ओ बुर्दी गुड़गुड़ दी अनक सी बेजाना दी मूंग दी दाल आफ्ती लाटे। दिन को सोता था न रात को। पहरेदारों का ये कहना था कि 15 बरस के तवील अरसे में वो एक लहजे के लिए भी नहीं सोया, लेटता भी नहीं था, अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थी, मगर इस जिस्मानी तकलीफ के बावजूद लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के मुतल्लिक जब कभी पागल खाने में गुफ्तगू होती तो वो गौर से सुनता था। कोई उससे पूछता कि उसका क्या ख्याल है तो बड़ी संजीदगी से जवाब देता, ओ बुर्दी गुड़गुड़ दी अनक सी बेदाना दी मूंग दी दाल ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ दी टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली थी। उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, जहां का वो रहने वाला है। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे वो खुद इस उलझाव में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था, पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या पता है कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल को हिंदुस्तान में चला जाए, या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और ये भी कौन सीने पे हाथ रखकर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से ही गायब हो जाएं। इस सिख पागल के केस छदरे होकर बहुत मुख्तसर रह गए थे। चूंकि बहुत कम नहाता था, इसलिए दाढ़ी और सर के बाल आपस में जम गए थे, जिसके बाहिस उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। मगर आदमी बेजरर था। 15 बरसों में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वो उसके मुतालिक इतना जानते थे कि वो टोबा टेक सिंह में उसकी कई ज़मीनें थीं, अच्छा खाता पीता जमींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में से बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए ये लोग आते थे, उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक ये सिलसिला जारी रहा, पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना बंद हो गया। इसका नाम बिशन सिंह था।
मगर सब इसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसको ये कतन मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, ये कितने साल बीत चुके हैं, लेकिन हर महीने जब उसके अजीज़ो कारब उससे मिलने के लिए आते थे तो उसे अपने आप पता चल जाता था। चनाचा वो दफ़ादार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वो अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता, सर में तेल लगाकर कंघी करता, अपने कपड़े जो वो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा कर पहनता और यूं सज बनकर मिलने वालों के पास जाता। वो उससे कुछ पूछते तो वो खामोश रहता या कभी कभार ओ बुढ़दी गुड़गुड़ दी अनक सी बेजाना दी मूंग दी दाल आफ्ती लालटेन कह दिया करता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 वर्षों में जवान हो गई थी। बिशन सिंह उसको पहचानता ही नहीं था। वो बच्ची थी, जब भी अपने बाप को देखकर रोती थी, जवान हुई तब भी उसकी आंखों से आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला तो उसकी कुरेद दिन ब दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात भी नहीं आती थी। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसकी दिल की आवाज भी बंद हो गई थी जो उसे उनके आमद की खबर दिया करती थी। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो लोग आएं जो उससे हमदर्दी का इजहार करते थे और उसके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। वो अगर उनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है तो वो यकीनन उसे बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि उसका ख्याल था कि वो टोबा टेक सिंह ही से आते हैं जहाँ उसकी ज़मीनें हैं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक रोज बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने हंसपे आदत कहका लगाया और कहा वो पाकिस्तान में है न हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म नहीं दिया। बिशन सिंह ने उस खुदा से कई मर्तबा बड़ी मिन्नत समाज से कहा कि वो हुक्म दे दे ताकि झंझट खत्म हो, मगर वो बहुत मसरूफ था, इसलिए कि उसे और बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वो उस पर बरस पड़ा, ओ पर्दी गुड़गुड़ दी अनक सी बेध्याना दी मूंग दी दाल आफ्ती वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी की फतेह, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। इसका शायद मतलब ये था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो जरूर मेरी सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान जो उसका दोस्त था मुलाकात के लिए आया। पहले वो कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। और ये तुमसे मिलने आया है, वो तुम्हारा दोस्त फजल दीन है। बिशन सिंह ने फजल दीन को एक तरफ एक नजर देखा और कुछ बुड़बुड़ाने लगा। फजल दीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए थे और मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप को वो कुछ कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर? फजल दीन ने रुक रुक कर कहा, हाँ वो भी ठीक ठाक है, उनके साथ ही चली गई थी। बिशन सिंह खामोश रहा। फजल दीन ने कहना शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम भी हिंदुस्तान जा रहे हो। और भाई बलबीर सिंह और भाई दारा सिंह से मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर से कहना फजल दीन राजी खुशी है। और दो बुरी भैंसें जो वो छोड़ कर गए थे उनमें से एक ने कट्टा दिया है, दूसरे की कट्टी हुई थी पर वह 6 दिन की होकर मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना मैं हर वक्त तैयार हूँ। और ये तुम्हारे लिए थोड़े से मुरंडे लाया हूँ। बिशन सिंह ने मुरंडों की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजल दीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? फजल दीन ने कदरे हैरत से कहा, कहाँ है? वहीं जहां था। बिशन सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में? नहीं नहीं, पाकिस्तान में। फजल दीन बौखला सा गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया, ऊपर दी गुड़गुड़ दी अनक सी बेध्याना दी मूंग दी दाल आफ्ती पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान आफ्ती दुर फिटे। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की फहरिस्तें पहुंच गई थीं और तबादले का दिन भी मुकर्रर हो चुका था। सख्त सर्दियां थीं जब लाहौर के पागलखाने से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई लारियां पुलिस के मुहाफिज दस्ते के साथ रवाना हुई। मुतल्लिका अफसर भी हमरा थे। वाहगा के बॉर्डर पर तरफेन के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और इब्तदाई कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों को लारियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। बाज तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने पर रजामंद होते थे उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इधर से उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते, वो फाड़ कर अपने तन से जुदा कर देते। कोई गालियां बक रहा है,
कोई गा रहा है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शोर और गूंगा अलग था और सर्दी इतने कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे। पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं थी, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर कहाँ फेंका जा रहा है। वो चंद जो कुछ सोच समझ सकते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 मरतबा फसाद होते होते बचा, क्योंकि बाज मुसलमानों और सिखों को ये नारे सुनकर तैश आ गया था। जब बिशन सिंह की बारी आई तो वाहगा के उस पार मुतल्लिका अफसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा, तो उसने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? मुतल्लिका अफसर हंसा, पाकिस्तान में। यह सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकी मानदार साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ा और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया। और टोबा टेक सिंह यहाँ है, और जोर जोर से चलाने लगा, ओ पर्दी गुड़ गुड़ दी अनेक्स दी बेल दी आना दी मूंग दी दाल ऑफ टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे समझाया गया कि देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया तो उसे फौरन वहां भेज दिया जाएगा, मगर वो ना माना। जब उसको जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो वो जमीन में एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब उसे कोई ताकत वहां से नहीं हिला सकेगी। आदमी चूंकि बेजरर था, इसलिए उसे मजीद जबरदस्ती ना की गई, उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले साकत सामत बिशन सिंह के हल्क से एक फलक शगाफ चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े हुए आए और देखा कि वो आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा था, औंधे मुंह लेटा है। इधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, उधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में जमीन के इस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था।